एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं संजय सिंह से। संजय जी, कुमार विश्वास का एक बयान मुझे याद आ रहा है। अभी उन्होंने बात कही कि जब बॉलीवुड के सितारे, आपको ये बयान याद होगा उनका, उन्होंने कहा कि जब बॉलीवुड के सितारे गोपाल कांडा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो मैं एक कवि होने के नाते अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर सकता। आप क्या कुछ मानते हैं कुमार विश्वास का ये बयान? क्या कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की तुलना गोपाल कांडा से कर रहे हैं? नहीं, ये आप गलत उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि जब इस देश के अंदर भ्रष्ट राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, एक भ्रष्ट व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ बॉलीवुड के सितारे उनका प्रचार कर सकते हैं, तो ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मैं इन लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता। ये इस बात का उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या गलत ढंग से की जा रही। ये उन्होंने जो बात कही है उसका अर्थ यह है कि देश में साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को आगे ले जाने के लिए सभी वर्ग को एक साथ आना चाहिए। उसमें बॉलीवुड के सितारों को भी भूमिका निभानी चाहिए, लेखकों को भी भूमिका निभानी चाहिए, साहित्यकारों को भी निभानी चाहिए, कवियों को भी निभानी चाहिए। जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो ये मानते हैं कि देश की राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, उस गंदगी को दूर करने के लिए उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस बात को कहा कुमार विश्वास। अच्छा, आपको विश्वास है कि आपकी पार्टी के साथ आम जनता आएगी? निश्चित रूप से आएगी, और क्यों नहीं आएगी। जब हम कह रहे हैं कि हम एक जन लोकपाल कानून बनाने जा रहे हैं, आज देश का आम आदमी जिसके रोजमर्रा की जिंदगी में हालत ये हो गई है कि घर में बच्चा पैदा हो जाए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी रिश्वत देनी है, और बाप की मौत हो जाए, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो भी रिश्वत देनी है, पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत देनी है, आरटीओ ऑफिस में रिश्वत देनी है, अस्पताल में रिश्वत देनी है, थाने में रिश्वत देनी है। जब हम उस रिश्वतखोरी से निजात दिलाने के लिए कानून की बात कर रहे हैं तो हमारा साथ क्यों नहीं देगी। जब हम कह रहे हैं कि किसानों की भूमि अधिग्रहण के सवाल पे हम एक ऐसी नीति बनाएंगे कि बगैर किसान की मर्जी के उसकी जमीन न ली जाए। आज नंदीग्राम में किसान की मौत हुई, सिंगूर में गोलियां चली, पास्को में गोलियां चली, टप्पल में 5 किसान मारे गए। आज देश के अंदर देश की सरकारें जो चल रही हैं वो किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण करके अच्छा चलिए हमारे तौर पर नीतियां लागू करती हैं। हमने उसको दूर करने की बात की तो क्यों साथ नहीं देंगे। अब किसानों की बात कर रहे हैं, मैं किसानों से संबंधित एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। आपके इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि आपका जो पार्टी है किसानों के हित में बात करेगी। आप दर्शकों को बताएंगे किस तरह से इसमें किसानों का हित होगा? देखिए, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं किसानों के संबंध में। आज देश के किसानों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण। उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण हाईवेज के नाम पे, उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण मॉल बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, गोल्फ कोर्स बनाने के लिए, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनाने के लिए, पिक्चर हॉल बनाने के लिए। आज जो जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है देश के अंदर वो गलत आधार पर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। किसान की उपजाऊ जमीन जिस पे आप यमुना एक्सप्रेस वे बनाए, चलो आपको किसानों ने रास्ते के लिए जमीन दे दी, उसके बाद आप 1152 गांवों में यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण बनाते हैं और कहते हैं कि दोनों तरफ हम मॉल बनाएंगे, दोनों तरफ हम शहरों के कानून लागू करेंगे। आप उसको उनके गांव की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आलू की जो पैदावार जिस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है उन उपजाऊ जमीनों को आप जबरन कब्जा कर ले रहे हैं। ये नीति बदलनी चाहिए। ये देश उद्योगपतियों का देश नहीं है, ये देश के 80 करोड़ किसानों का देश है। अगर इस देश में किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती, चलिए तो उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात किसानों के संबंध में हमने कहा है कि उनके पैदावार का लागत मूल्य जो होता है उससे 50% फायदे में उनकी सरकारी खरीद हो। जैसे धान है, गेहूं है, जो आज लागत मूल्य है किसानों का 1532 रुपए प्रति क्विंटल धान का लागत मूल्य है पैदावार का, मिलता कितना है 1280 रुपए क्विंटल। तो आज किसानों की जो लागत मूल्य है जो वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है, घाटे का सौदा हो गया खेती। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए कम से कम जो पैदावार का लागत मूल्य है उससे 50% मुनाफे में उसकी खरीद हो, ये कानून हम लोग बनाने जा रहे हैं। 2 बड़ा काम
हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए, ये तो आपके विजन डॉक्यूमेंट की बात हो गई। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। मैंने शुरू से, जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने किरण बेदी की कहीं बात नहीं की। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में ऐसी खबरें आई थी कि उनके बीच में मतभेद है। मैं आपसे साफ तौर से जानना चाह रहा हूं, क्या वो मतभेद अब तक बरकरार हैं उन दोनों में? देखिए, मत मैंने फिर कहा, मुद्दों को लेके अलग अलग हो सकते हैं। किरण बेदी जी का मानना है कि राजनीतिक पार्टी बनाकर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हम लोगों को यह लगता है कि इस मौजूदा परिस्थिति में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। लेकिन ना किरण बेदी जी ने अरविंद केजरीवाल के रास्ते को गलत कहा, ना अरविंद केजरीवाल जी ने किरण बेदी के रास्ते को गलत कहा। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि मत अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में कोई भेद नहीं है। बातचीत, विचार विमर्श, चर्चा, संवाद, ये पूरी संभावना है और ये जारी रहेगा। और हम एक दूसरे से कन्विंस हो सकते हैं अलग अलग मुद्दों पे, एक दूसरे की बातचीत को हम मान सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। चलिए, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। अन्ना हजारे की टीम में अब कौन कौन है? मुझे लगता है अन्ना हजारे जी की टीम में जो सारे लोग पहले से थे वो सब हैं। अन्ना जी से कोई लेकिन अलग आपकी नहीं हुआ टीम है। तो अन्ना जी से कोई अलग नहीं हुआ है। अन्ना जी का स्नेह, अन्ना जी का आशीर्वाद, अन्ना जी का प्रेम सबको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नाराज होने का भी अधिकार है, उनको डांटने का भी अधिकार है, उनको अपनी बातें कहने का भी अधिकार है, और उनको हमारा कान मोड़ने का भी अधिकार है, और उनको हमें सही रास्ता दिखाने का भी अधिकार है। यानी कि ये बात की टीम से कोई अलग नहीं हुआ है। यानी कि ये बात माने कि जो मीडिया में खबरें आई थी कि टीम अन्ना जो है वो भंग हो चुकी है, अब तक भंग नहीं हुई है टीम अन्ना? अन्ना जी जब खुद भी बोलते हैं तब भी वो कई बार अपने मुंह से टीम अन्ना खुद बोलते हैं। तो वो मुझे लगता है कि सारी चीजें समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक होंगी। चलिए संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुभकामनाएं आपको देंगे कि आपकी जो पार्टी आ रही है देश में एक सुधार लेकर के आए, और जो जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, आपकी पार्टी इन सभी मुद्दों पे उन्हें निजात दिला सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस खास मुलाकात में हम बात कर रहे थे संजय सिंह से। एक बार फिर हम बहुत जल्द आपके सामने पेश होंगे खास मेहमान के साथ। शुक्रिया।